और तीसरा जो है वो खाली हम सिर्फ बड़े थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। आप पूरी नहीं लिखते। अगर आप पूरी भी लिखना चाहते हैं तो इधर बड़े कॉलन डालें, इसके सामने लिख लें, लेकिन लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि यही बात आगे आप इंट्रोडक्शन में दोबारा रिपीट करते हो। सो इस वजह से बड़े पहली जर्नल होनी चाहिए, दूसरी स्पेसिफिक होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट हर सूरत में थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बेटे ये बताई है कि आप अपनी आउटलाइन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए आप हमेशा अपनी आर्गुमेंट्स जो होती हैं उनके नीचे आर्गुमेंट्स, सब आर्गुमेंट्स क्या चीज होती है, ये बुनियादी बड़े मिनिमम एक हो सकती हैं, मैक्सिमम टू हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हमने ये दूसरी लिख दी कि जी इतने बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। तीसरी हमने लिखी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे अगेन हमने केस स्टडी ऑफ कुलभूषण जाधव दे दी। आप एग्जांपल भी दे सकते हो। आप बेटे कोटेशन पूरी नहीं, आप लिखते हो कि रिमार्क्स बाय दिस एंड दिस, व्यू ऑफ दिस एंड दिस। इसका एक और भी तरीकाकार होता है बड़े, तो दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि आप कॉलन दे के उसके सामने लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे हमने लिखा बेटे पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने कॉलन लिखा और सब आर्गुमेंट्स आगे लिख दिए। हमने डिक्रीज इन एक्सपोर्ट लिखा एंड सर्ज इन इंपोर्ट्स लिखा। ठीक हो गया। हम कंक्लूजन नीचे बैठ भी नहीं लिखते। तो मैं हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि बड़े जितनी भी आर्गुमेंट अच्छा, मैंने क्या कहा, बड़े जितनी भी हेडिंग होंगे हेडिंग के नीचे आर्गुमेंट होंगे, और ये हम नहीं करते। हम इस वजह से नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि बेटे आउटलाइन भी कंप्लीट समरी होती है, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट समरी होता है। सो अगर आउटलाइन में भी सेंटेंसेस हूं, इंट्रोडक्शन में भी सेंटेंसेस हूं, तो फिर फायदा नहीं है। सो इस वजह से हम बड़े सेंटेंसेस रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हम एक चीज की परमिशन देते हैं कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो। कैसे? मैं एक मिसाल देता हूं। अब क्यों बड़े हम सेंटेंसेस मना करते हैं? सेंटेंसेस मना करने की एक खास वजह है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि मैं बड़े मिसाल ये आप लोगों को देता हूँ। मेरी एक आउटलाइन जो है ना, आउटलाइन सपोज करता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, सपोज करता हूँ मैं सपोज करता हूँ कि बड़े ये ना मेरी एक टॉपिक है, और मेरा टॉपिक जो है ना एक, एक ये टॉपिक सपोज करते हैं प्लेजर्स ऑफ रीडिंग। ठीक है। अब मैं बड़े इसकी आउटलाइन बनाऊंगा तो इधर मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, इसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखूंगा, 1 2। अब दूसरी बड़े ये हेडिंग डालूंगा, और ये जो हेडिंग डालूंगा ना ये लिखूंगा प्लेजर्स ऑफ रीडिंग्स। अब सपोज अगर बड़े इसके नीचे मैं सेंटेंस लिखूं तो बड़ा मसला सपोज करता हूं कि इट क्रिएट्स जॉब्स, इट इंश्योर्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट प्रमोट्स टॉलरेंस। हम देखो ना बड़े बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बार बार मुनाटनी हो रही है। बड़े इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि वर्ब से शुरू होते हैं। सो ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये इट खत्म कर दें और इंपैरेटिव सेंटेंस लिखें।
अब पहला सेंटेंस हो गया क्रिएट जॉब्स। अब बड़े दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया इंश्योर क्रिटिकल थिंकिंग्स। और देखें हमारा तीसरा सेंटेंस बेटे हो गया कि प्रमोट्स टॉलरेंस। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि बेटे आप जब लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिखने हैं, बाकी सेंटेंस हम रिकमेंड नहीं करते। इस वजह से नहीं करते कि फिर आपकी राइटिंग के अंदर बहुत मटली आती है। क्या आ जाती है? Sentences are not recommended except बेटे imperative सेंटेंस भी लिख सकते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो। आउटलाइन जो होगी बेटे वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। आउटलाइन के अंदर एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर बेटे आपकी आउटलाइन में गलती है देन अगेन इमेज बहुत खराब हो जाएगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। मैं प्रेजेंटेशन पे अभी बात करता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। सपोज करते हैं अब यहाँ पे बड़े ये हम आउटलाइन को देखेंगे। ये एक आउटलाइन देखें, इसकी आउटलाइन ये है। अब बड़े ये एक अच्छी आउटलाइन नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि ये अच्छी आउटलाइन तब होती कि जब मेरी ये आर्गुमेंट। पहली बात ये है कि बड़ी जो हेडिंग्स होती है ना, सब हेडिंग तो मैंने खत्म कर दी है। इसका नाम हमने टाइटल रखा है, इसका नाम हमने हेडिंग्स रखा है, और इनका नाम आर्गुमेंट है। सब हेडिंग तो हमने मना कर दी है। और मैंने आपको ये बताया है कि बेटे टाइटल के अंदर, हेडिंग्स के अंदर जितने भी कीवर्ड होंगे, चार कीवर्ड्स होते हैं। नाउन होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब हम इसको ना नैव बोलते हैं, NAAV। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं बड़े ये कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, और बाकी सारे के सारे वर्ड जो हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। लेकिन ये आर्गुमेंट पे यहाँ पे देखो ना, ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, और कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो कैपिटल होता है। इसको हम बी देते। अब दूसरी बात यह है कि बड़े एक अच्छी आउटलाइन तब बनती जब मैं क्या करता कि इसकी सब आर्गुमेंट से लिखता, मैं सेमी कॉलन डालता, मैं इसको छोटा ABC या रोमन करता। मैं कहता कि आज भी हमारी 60% आबादी जो है वो यूथ पे बेस करती है। फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, मैं सेमी कॉलन डालता और मैं कहता फलां 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 चीज के हम टॉप प्रोड्यूसर हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगेन कॉलन डालता। बेटे सेमी कॉलन और कॉलन का ये फर्क है। कॉलन देंगे तो चीजें सामने आएंगी, सेमी कॉलन देंगे तो नीचे लिस्ट में आएंगी। मैं लिखता कि CPAC इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन, वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब यहाँ पे देखें बेटे ये एक अच्छी आउटलाइन नहीं है। दूसरा इसका इशू ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा काजेस ऑफ पुअर इन मैनेजमेंट, और यहाँ पे लिखा हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट। बेटे ये दोनों की दोनों बातें जो है ना मैं रिपीट कर दी हैं। ये तो सेम हेडिंग है। आप कभी भी बेटे किसी भी हेडिंग को दो दफा नहीं लिखोगे, रिपीट हो रही ना सेम बातें हैं। अब इसी तरीके से बेटे ये देखो, ये हमारा एक टॉपिक है। हमारा ये टॉपिक जो है ये है कि बेटे वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज। अब अगेन मैं ज्यादा बेहतर कैंडिडेट होता तो मैं यहाँ पे ए लिखता, इंट्रोडक्शन लिखा। पहली मैंने जर्नल बात लिखी कि ऑकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अ नेचुरल फिनोमिनन। दूसरी बात और तीन पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट। अब बड़े सिर्फ लास्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, पूरी की पूरी थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी। यहाँ पे बड़े मैंने एक हेडिंग दी कि आप जरा कमेंट्स में बताएं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स ये क्या मेरी एसेंशियल हेडिंग है या नॉन एसेंशियल हेडिंग है, जरा बताएं। का राइट ऑफ लाइफ ऑफ जस्टिस। मेरा ना
बड़े अच्छा खासा टाइम इस पे लग गया। एक पैराग्राफ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिखूंगा, एक राइट ऑफ लाइफ पे लिखूंगा, एक राइट ऑफ जस्टिस पे लिखूंगा। और ऑलमोस्ट बेटे तीनों के अंदर मेरा कंटेंट जो होगा वो भी सेम होगा, रिपीट कर रहूंगा बार बार मैं सेम बातों को। ये कभार आप ये चाहते हैं कि आपने बेटे एक नॉन असेंशियल हेडिंग भी देनी है और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, कि कभी कभार आप देखते हैं कि बेटे आपने एक नॉन असेंशियल हेडिंग भी दी है और आपके पास टाइम भी नहीं है। अब इस सूरत में आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है कि बेटे खाली हेडिंग दे दो। आप अगर खाली हेडिंग दोगे ना तो सारे का सारा कंटेंट बेटे इसी के नीचे आएगा। अब ये सारी बातें एक ही पैराग्राफ में आ जाएंगी आएगा। अब आप ये, साहब ने तो मना किया था कि एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा बातें नहीं होंगी। बड़े बातें एक ही है, आपने वो जो आर्गुमेंट है उसका स्कोप बड़ा कर दिया है। हाँ, आपने तो बेटे ह्यूमन राइट लिखा है तो सारी दुनिया के ह्यूमन राइट आ जाते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे लिखते हैं राइट ऑफ लाइफ तो देन बेटे सिर्फ राइट ऑफ लाइफ इसके अंदर आता। हमने, हमारी जो आर्गुमेंट है बेटे, आर्गुमेंट का स्कोप बड़ा कर लिया है। जब आपने उस आर्गुमेंट का स्कोप बड़ा कर लिया तो सारी की सारी बातें इसी के अंदर आ जाएंगी, सारी बातें इसी के अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गया? तो कभी कभार बेटे आप खाली हेडिंग्स दे देते हैं, तो हेडिंग्स देखते, अच्छा ये पैराग्राफ बॉडी खराब बनेगा लेकिन टाइम बच जाएगा। अब हमारा फोकस जो होगा इधर ज्यादा हो जाएगा। कभी कभार ना बेटे आप केस स्टडी भी देना चाहते हैं, केस स्टडी के मतलब ह्यूज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे केस स्टडी बेटे मैं यहाँ पे दे देता, केस स्टडी ऑफ अफगानिस्तान इसके नीचे दे देता। और कभी कभार बड़े आप फुल ये पूरा पैराग्राफ कुछ लोग लिखते हैं कि यहां पे भी वो हमेशा कंक्लूजन से पहले आएगी, केस स्टडी ऑफ अफगानिस्तान वेयर वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम ह्यूमन राइट अब्यूज। सो कभी कभार बड़े केस स्टडी के देने के दो तरीके हैं। मैं ना चीजों को रिपीट करता हूं एक दफा। मैं सबसे पहली बड़े आज जब मैंने आउटलाइन पढ़ाई तो मैंने कहा सबसे पहली बात कह के ये बहुत कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब ये है कि आपका एक ग्राफ जो है वो आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर किसी आप ये आउटलाइन जो होती है ना किताब के कंटेंट पेज की तरह होती है, वो आपको दो चीजें बताती है। वो हमेशा आपको व्हाट का भी जवाब देती है, वेयर का भी जवाब देती है कि क्या लिखा गया है और कौन सी चीज कहां पे है। अगर किसी चीज का आउटलाइन के अंदर जिक्र नहीं है तो वो चीज आपके ऐसे में कभी भी नहीं आ सकती। और इसी तरीके से अगर बड़े आपने ऐसे में ऐड की हुई है तो आप आउटलाइन में, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो नहीं छोड़ सकते। हम कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए बड़े हमेशा हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। और याद रखें एक बात यहां पे याद, आप बड़े हेडिंग की तादाद मिनिमम तीन होगी। तीन क्या होगी कि एक यूनिवर्सल है, दो यूनिवर्सल है, एक प्राइमरी, क्योंकि कभी कभार ना नॉन एसेंशियल बनती। और मैक्सिमम बड़े पांच होंगे। आप पांच से ज्यादा हेडिंग नहीं कर सकते। अगर बड़े आप पांच से ज्यादा हेडिंग करेंगे ना तो इशू क्या होगा कि इशू उससे ये होगा कि आपसे आपका, अब ये देखें बड़े हम जी तक चले गए हैं, चार सेकेंडरी हेडिंग दे दी है। इससे क्या होगा कि आपका ऐसे का बड़े फोकस उन चीजों में रह जाएगा जो आपसे किसी ने पूछी ही नहीं है, उन चीजों पे चला जाएगा जो किसी ने आपसे पूछी ही नहीं है। सो इस वजह से आप बड़े कदम याद रख लो कि मैक्सिमम मैक्सिमम आप बड़े अपने ऐसे के अंदर पांच हेडिंग देंगे। और पांच हेडिंग एबीसी में ई तक जाती हैं। ई के बाद अल्फाबेट्स क्या होता है, छठी हेडिंग देंगे ना, ई के बाद क्या अल्फाबेट होता है, नंबर सिक्स अल्फाबेट क्या होता है, लिखिए कमेंट्स में बताना। एफ। और एफ का मतलब क्या होता है, फेलियर। आप
कभी भी बड़े अपनी हेडिंग की तादाद 5 ज्यादा नहीं रखेंगे, अदरवाइज ऐसे मैनेज ही नहीं होगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। इसके बाद मैंने आपको कहा है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड आपके एसे के अंदर कीवर्ड कौन से हैं? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कैपिटलाइज करने होंगे। किसको नहीं करना? बड़े प्रेपोजिशन को, आर्टिकल को, हेल्पिंग वर्ब को, प्रोनाउन को, कंजंक्शन, इंपरेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, इंटरोगेटिव लिख सकते हैं। आप आउटलाइन हर सूरत में फ्लॉलेस होनी चाहिए। मैं अभी सवाल भी लेता हूँ। अभी बड़े आपको होमवर्क ये है, बेशक रात को कर लेना, कल 12 बजे से पहले मुझे भेज देना। ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक की सिर्फ क्या नहीं, आर्गुमेंट्स नहीं लिखने। लाइक इस तरह जैसे इंट्रोडक्शन में 1 2 3 बना दिए। फर्स्ट सेटिंग आपने खुद बनानी है। आपने सिर्फ हेडिंग बनानी है। क्या बनानी है? हेडिंग्स बनानी है। इन जो प्राइमरी हेडिंग और एक पेज की बनानी है। प्राइमरी जो होंगी उसके नीचे आर्गुमेंट्स की तादाद ज्यादा कर दोगे, 4 5 कर दोगे। जो नॉन असेंशियल होगी उसके नीचे आर्गुमेंट्स की तादाद आप कम करोगे। ये टॉपिक लिख लो। इसकी खूबसूरत किस्म के बड़े मार्कर से उन पर खूबसूरत किस्म की आपने इसकी आउटलाइन का ये स्केलेटन सा बना के मुझे देनी है। मैंने आपको कहा कि बड़े आर्गुमेंट्स नहीं लिखोगे, आर्गुमेंट्स की जगह 1 2 3 लिखोगे। ये कल 12 बजे तक मुझे मिल जानी चाहिए। अब आप लोगों के बड़े जितने भी सवालात हैं, मैं सवालात के जवाब देता हूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जी अब्दुल बताएं। जी मैं जी सुन रहा हूँ सर। आपको। जी सर, आउटलाइन में सर मतलब कंटेंट जो है वो कवर होगा सर। आउटलाइन के अंदर 100% बेटे कंटेंट जो है ना वो कवर होगा। ठीक। और सर जो कंटेंट की हेडिंग है आउटलाइन में उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना सर। उसके नीचे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि बेटे कंटेंट ये दोनों जो हैं अ, एक दूसरे की रेपिटेशन होते हैं। ठीक हो गया। और सर जिस तरह अभी एक टॉपिक था कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर वन लिखा हमने, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, फिर ए और बी नीचे लिखा सर। वो सब फिर आर्गुमेंट्स साथ थे। ही ये बुनियादी ये तौर पे सब। बेटे वो जस्टिफिकेशन थी जो हम जस्टिफिकेशन देते हैं। जी सर, तो नीचे से दूसरा पॉइंट जो है मास इलिटरेसी, उसका भी सब आर्गुमेंट्स देना लाजमी हो जाता है ताकि वो कोई खूबसूरत लाजमी लगे। नहीं है, जिनकी हैं उनके लिखो, जिनके नहीं है ना लिखो। ठीक हो गया। और सर ये जो अप्रोप्रिएट टाइम कितने हैं सर, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग या वो आगे आउटलाइन बात लिखने का करेंगे, वो सर? छोड़ दें, आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। मारिया बताएं। सर आपने बताया कि सब हेडिंग्स के भी जो वर्ड्स होंगे उनको भी हम कीवर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे, तो सर फर्स्ट वाला ही वर्ड सिर्फ मैंने क्या कैपिटलाइज। बोला? सर मे बी रॉन्ग में है। तो सर आपने भी मतलब कि जो सब सर जो है, जो हेडिंग्स वगैरह तो होंगी उसके तो हम जो कीवर्ड्स लिखेंगे वो तो कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन सब हेडिंग्स के क्या वर्ड हम कैपिटलाइज बड़े करेंगे सर? सब वो तो हेडिंग पहला। नाम की देखो, कैपिटलाइज करते हैं लेकिन आउटलाइन में सब हेडिंग की इजाजत ही नहीं होती। सब सर हेडिंग होती ही नहीं है आउटलाइन में। सब हेडिंग पता है क्या होती है कि काजेस को बेटे मैं फर्दर हेडिंग में डिवाइड कर दूं, सोशल को अलहदा कर दूं, कल्चर को अलहदा कर दूं, सोशल को अलहदा कर दूं, ये अलाउड ही नहीं होती। जी सर ठीक है। सर आपने ये भी बताया कि कॉलन के साथ, कॉलन में अगर हम उसकी हेडिंग्स लिखेंगे तो उसके आगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके सामने में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम सेमी कॉलन के साथ यूज करेंगे तो फिर हम नीचे करेंगे, तो सर ऐसे ही जी करेंगे ना? जी। सर ये आपने बताया कि केस स्टडी जो होगी वो हमारी लास्ट के अंदर होगी, कंक्लूजन से पहले होगी। सर अगर हम अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए हर पॉइंट्स के अंदर मतलब कि अगर एजुकेशन आ जाती है तो हम उसमें अफगानिस्तान की केस स्टडी देते हैं, तो सर जी हम उसके मतलब कि अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए क्या केस स्टडी नहीं लिखेंगे कि या लास्ट में लिखेंगे? भाई दोनों जगह, अपनी जगह भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो। तो सर ये ज्यादा बेटर नहीं कि हम अपने आर्गुमेंट को। दोनों जगह लिखें बेटे, वहां पे जापान की केस स्टडी लिखने, इधर अफगानिस्तान की लिखने, दिस इज योर चॉइस, जो ठीक है जिधर सर। मुनासिब लगेगी। जी सर ठीक। सर ये जो वर्ड लिमिट्स होगी हमारी मतलब कि हेडिंग्स की, तो इसकी भी कुछ वर्ड लिमिट्स होती है? कोई लिमिट नहीं होती बेटे इसकी।
सर अपनी मर्जी से जितने मतलब कि वो सेटिस्फाई हो जी जाए जी हम मतलब। जी ठीक है। जी। सर ये जो मतलब कि ऐसे जो होते हैं जिनके अंदर कॉलम्स को यूज किया होता है, जिस तरह से अभी हमने एक देखा, ऐसे आपने मतलब कि दिखाया, या आपकी बुक के अंदर वो ऐसे भी है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो सर उससे पहले वाली कितने मतलब कि कितनी हमारी बड़े हेडिंग्स होनी उस पे चाहिए? वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक होती है, ब्रेक डाउन ऑफ टॉपिक होता है, उस पे अलग लेक्चर है, उस पे आगे बात करेंगे। जी सर ठीक है। रमीसा बताओ। सर इंट्रोडक्शन में आपने बताया था कि हमने इसको बराबर कर नीचे वाली हेडिंग से, तो उसकी समझना है कि वो क्या आपने बहुत बताया था। मैंने ये कहा है कि बेटे जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग होती है ना, उसके नीचे हमेशा 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला जनरल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन की पहली 3 लाइनों को। दूसरा स्पेसिफिक मीन के व्हाट इज टेररिज्म। और तीसरा सिर्फ आप लास्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। और सर अगर हम जनरल स्टेटमेंट में कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो तो उसको उस हम, स्टोरी का बेटे उस स्टोरी का क्रक्स लिखोगे। सर बिल्कुल जनरल स्टोरी अगर हमने खुद से जी बनाई हुई है तो जी। उसकी समरी उसी लिख का देंगे। क्रक्स लिखोगे, क्रक्स ठीक, लिखोगे। ठीक है। और सर केस स्टडी जो है ये हमारी नॉन एसेंशियल हेडिंग कंसीडर होगी। जी नॉन एसेंशियल बेटे। और सर नॉन एसेंशियल हेडिंग्स हमने 2 से ज्यादा नहीं देनी, तो फिर जी अगर 2 हैं तो उसके अलावा भी केस स्टडी लिख सकते हैं, या फिर एक हेडिंग को खत्म करके फिर केस स्टडी लिखेंगे। बेटे मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं। फिर प्रायोरिटाइज कर लो ना, कौन सी चीज देनी है कौन सी नहीं देनी। जी सर। और सर सेमीकोलन जब हम लगाएंगे तो उसके नीचे जब हम लिखेंगे कोई एग्जांपल वगैरह देंगे तो वो अगर 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं उसके बाद हम, नहीं, मैक्सिमम एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो। और वो दोनों हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं कॉमा लगा नहीं के, या एक फिर वो। नहीं, अलग 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 जी सर ठीक है। अलग। जीशान आप बताओ। सर ये जो हमारे पास आर्गुमेंट्स और सब आर्गुमेंट्स होंगे, ये हम जब बॉडी पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो तब भी इनकी हेडिंग देंगे। किधर देंगे हेडिंग बेटे इसकी? जब सर हम नीचे बॉडी पैराग्राफ्स में लिखेंगे इन्हें। बेटे बड़े प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं हो। ये वो जस्टिफिकेशन थी जो बड़े प्रोग्राम में हमने सीखी थी। ओके सर। सर इन सब का आर्गुमेंट्स का और सब आर्गुमेंट्स का अलग-अलग पैराग्राफ बनाएंगे ना? नहीं यार, जो पैराग्राफ बेटे आर्गुमेंट्स पे होगा, सब आर्गुमेंट्स जो मिसालें वगैरह होती हैं ना, उसी का हिस्सा होती हैं। सीखा था ना कि आपने कोई एग्जांपल देने, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देने, जी सीखा था सर, ना जी हमने सर, बॉडी पैराग्राफ जी में। सर। ये बुनियादी तौर पे वो चीजें होती हैं, सब आर्गुमेंट्स पे अलग पैराग्राफ नहीं होता। ठीक है सर। अदनान आप बताओ। सर क्वेश्चन ये है कि जो हमारे मेन हेडिंग्स होते हैं तो उनको वन हम लिखते हैं, फिर नीचे मैं आऊंगा अपनी सब हेडिंग पे, तो उसको मैं ए लिखूंगा या वो स्मॉल जो वन होता है मेरी वो? बात सुनो, सब हेडिंग आप किस चीज को बोल रहे हो? सब हेडिंग किसको बोल रहे हो? सर जो उसके मेन हेडिंग के अंदर जो पॉइंट्स हैं, आर्गुमेंट्स आप कह ले सर। ये सब हेडिंग्स हैं, मैंने इसको सब हेडिंग्स बोले। आर्गुमेंट सर, आर्गुमेंट सर। हाँ, आप सवाल करें। तो वो उसको नीचे जो नंबरिंग देंगे वो एबीसी देंगे या स्मॉल 1 2 बेटे 3 मैंने देंगे? आपको ये बताया है कि जो हेडिंग्स होती हैं इस तरह करेंगे, हेडिंग्स को एबीसी करोगे, आर्गुमेंट्स को 1 2 3 करोगे, सब आर्गुमेंट्स को स्मॉल एबीसी करोगे। ये फॉर्मल वे होता है किसी भी चीज का। और अगर ए के बाद हम ब्रैकेट लगा दें तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम, क्या फुल आपने कहा स्टॉप था, अच्छा नहीं लग रहा? आप ब्रैकेट लगा रहे हो? अच्छा फुल स्टॉप लगा दें। नहीं और ये कर ब्रैकेट। सकते हैं कि बेटे जो देखो, मेन हेडिंग है वो मेरी बात ब्लैक सुनो, ब्लैक मार्कर पहले से बात लिखते हैं सुनो। सर। बेटे ब्रैकेट का यूजेज जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, ये फॉर्मल वे होता है। अच्छा आप क्या पूछ रहे हो? सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो ये मेन हेडिंग्स है ये ब्लैक मार्कर से लिखते हैं और जी जो बेटे, आर्गुमेंट्स है उसको ब्लू से लिखते हैं। उन उनको मार्कर से नहीं लिखते, उनको ब्लू बॉल पॉइंट या पेन से लिखते हो। ओके। अदनान हो गया? जी जी सर, थैंक ऐशा आप बताएं। सर आपने कहा कि जो सब आर्गुमेंट्स हैं वो हम 2 लिख सकते हैं, तो सर जब हम पैराग्राफ में लिखेंगे तो हम उन्हीं के बारे में लिखेंगे या कोई और ये पॉइंट उन्हीं वहां के ऐड बारे, करेंगे? नहीं नहीं, उन्हीं के बारे में, उसके अलावा नहीं जी होगी, वही बात होगी। जी जी सर, ठीक है सर। इसरार अहमद।
सर हम ये सब हेडिंग्स को क्यों नहीं लिख सकते? उसकी वजह ये है कि अब सब हेडिंग आप क्या होगी, सब हेडिंग ये होगी कि ये मेरी जो काजेज है ना, पहले मैं इधर एक हेडिंग कर दूं जो सोशल को अलहदा कर दूं, कल्चर को अलहदा कर दूं, रिलीजियस को अलहदा कर दूं, तो ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या एक ही हेडिंग के नीचे दे तो ज्यादा बेहतर लगेगा? वन हेडिंग्स। सो बड़े सब हेडिंग इस वजह से। फिर एक और भी ओके। नुकसान होता है, सब हेडिंग देते हो तो फिर बड़े ट्रांजिशन पैराग्राफ की तादाद भी ज्यादा होती है। مثلا 3 सोशल लिखी ना, फिर ट्रांजिशन देने का, फिर 3 रिलीजियस लिखी, फिर इस वजह से सब हेडिंग से ना हमेशा अवॉइड किया जाता है। ओके सर। राशिद आप बताएं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम सब आर्गुमेंट्स देते हैं, क्या वो तमाम आर्गुमेंट्स के नीचे होने चाहिए? मतलब अगर किसी के नीचे हो, किसी के नीचे ना देखो हो, तो ये लाजम तो नहीं है बड़े हर नहीं एक हो के आपके जाएगा? पास होंगे, लाजिम नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी आर्गुमेंट्स ही ऐसी हों जिनकी आपको सब आर्गुमेंट याद ही ना हो। याद नहीं है तो फिर नहीं लिखना, जो याद है उनका लिखना है। सर ये अनसिमेट्रिकल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपकी मर्जी। कुछ चीजें बेटे हमारे पास ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें की इंफॉर्मेशन कम होती है। सर आमना दूसरा आप मेरा था कि जो सॉरी सर, मैं थोड़ा क्वेश्चन मेरा ये दूसरा ये था इसी से रिलेटेड ही, कि जो सब आर्गुमेंट्स हैं उसमें सिर्फ एविडेंसेस या जस्टिफिकेशन वगैरह ही हमने लिखनी है, की मेन केस पॉइंट स्टडी, तो नहीं लिखना है? केस स्टडी हो सकती है, कोटेशन हो सकती है, कंपेयर कर, एविडेंसेस लिखने हैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर एविडेंसेस देने हैं। ओके सर, थैंक यू। आमना आप बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे की आउटलाइन 2.5 पेज पे खत्म हो जाती है, तो जो मेन ऐसे है वो हम उसके बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं नीचे से, या फिर हमने न्यू पेज से ही बट स्टार्ट एक करना है? लाइन कोशिश करते हैं, थोड़ी स्पेस हो तो अगले पेज पे चले जाएं, अगर थोड़ी स्पेस नहीं है ना, लाइन खींचे, उधर से फिर लिखना शुरू करो। इस पे कल बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू। आज से इकबाल आप बताएं। सर वो हमें इस बात का कैसे अंदाजा होगा कि मतलब हम अपने टॉपिक से डेविएट नहीं कर रहे ना? मतलब ऐसी बात का हमें फीलिंग वो नहीं आ रही होती है, हम लिख रहे होते हैं बट लेकिन। जब आप इररेलेवेंट लिख रहे होंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप डेविएट हो रहे हो। जब आप रेलिवेंट लिख रहे होगे तो आपको पता होगा कि आप डेविएट नहीं कर रहे हो। ठीक है सर। अब टॉपिक है मेरा ग्लोबलाइजेशन पे, और आप जी लिखना सर। शुरू कर लें ग्लोबल विलेज पे, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा, आपको खुद भी फील हो जाएगा कि आप इररेलेवेंट हो गए हो। तो इससे बचने के लिए ना मैंने आपको बताया कि बड़े जो लफ्ज एग्जामिनर यूज करता है ना, अपनी हम्म। हेडिंग में उन लफ्जों को अगर यूज करेंगे तो लीस्ट चांसेस होंगे कि आप डेविएट हो रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। इकरा आप बताएं। सर ये जो आर्गुमेंट्स हैं, ये सेंट्रल आइडिया और आर्गुमेंट एक चीज है? बेटा एक ही चीज है। ओके सर। आसफा आप बताएं। सर ये जो अभी आउटलाइन वाला आपका लेक्चर था वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे हम? क्या करेंगे? सर ये जो आउटलाइन वाला आपका लेक्चर था ना, जिसे अभी जी आपने बेटे। पढ़ाया है हमें, वो आप ग्रुप में सेंड करेंगे? नहीं बेटे, ग्रुप में तो अभी आपने पढ़ा दिया है ना, ग्रुप में क्यों सेंड करूंगा? असल में मेरा इसकी नेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कुछ बेटे चीजें जो है ना स्लाइड्स वो में रह गई भेजूंगा, हैं। देखो इसका आधे से ज्यादा लेक्चर मैंने लाइव दिया, और कुछ थोड़ा सा ऐसा इसका रिकॉर्डेड था, इसका पूरा रिकॉर्डेड जी है ही नहीं। जी सर। हाँ, स्लाइड्स जितनी भेजूंगा स्लाइड्स हैं आपको। फिर आप वो भेज। जी ये जी सर, स्लाइड्स थैंक यू ऑलरेडी सर। भेजी हुई हैं मैंने बेटे। हमारी आप बताओ। सर जिस तरह से हमारे आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, तो सर उसमें जो कीवर्ड्स भी उसने डिफाइन किए होते हैं, तो सर वो कीवर्ड्स को हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे ना, या उससे जी मतलब कि जी बेटे, अगले? इंट्रोडक्शन के अंदर ही, इंट्रोडक्शन की जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आप इसको करते हैं। सर ठीक है सर। जिस तरह से करप्शन ऐसे है या कोई मतलब कि कोई भी ऐसे है, तो सर उसमें जो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना चाह रहे हैं, तो सर हम अपनी स्टार्टिंग में ही उसको थोड़ा सा बता देंगे कि अलग से उसकी बनाएंगे हेडिंग। किधर?
सर इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन के अंदर होगा, इंट्रोडक्शन के बाद कोई हेडिंग नहीं बनाएंगे। जी सर ठीक है। थैंक यू। सर और जी। आपने कल मैगजीन का बताया था। सर आपने मैगजीन का बताया था ये इप्री वालों के, ये सर कैसे पढ़े जाते हैं मतलब कि? बेटे इसको उठा लो, कोई जो रेलिवेंट आर्टिकल हो उसको पढ़ना शुरू कर लो। सर नहीं मतलब कि ये इनको कैसे रिसर्च किया जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता बेटे मंगवा लो ना, आपके पास हार्ड में आएगा तो उसको पढ़ोगे, जो रेलिवेंट बातें होंगी जैसे कल मैंने बताया था, आप अपने आर्गुमेंट्स में या अपने नोट्स उससे बनाती जाओगे। है? जी सर ठीक है। ठीक है। सैम आप बताएं। सर ये आउटलाइन के हवाले से सवाल है कि जो हम पीसीएस या पीएमएस में आउटलाइन बनाते हैं वो देना जरूरी है या वो देना जरूरी नहीं है, और अगर सीए में कोई आउटलाइन नहीं देता और ऐसे अच्छा लिखा सो comprehensive है। ये थोड़ा समझा दें, समझ नहीं आया था में याद है क्या थी?